नाउ कम्स टू प्रिपरेशन ऑफ रूटीन लेबोरेटरी मीडिया। तो जो मीडिया होते हैं वो बेसिकली फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें मेन चीज़ होती है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है मीडिया का और पीएच कितना है, ठीक है। और तीसरा होता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितनी है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जैसे उनको पेप्टोन भी चाहिए, बीफ या यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी चाहिए, है ना, मीट भी चाहिए, तो ऑल दैट थिंग्स या ब्रेन हार्ट इन्फ्यूज़न में ब्रेन और हार्ट भी इन्फ्यूज़न भी चाहिए। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कॉपियोट्रॉपिक कॉपियोट्रॉफिक कॉपियोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। पर ऐसे बैक्टीरिया जिनको सॉइल में जो कि ग्रो होते हैं, फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं, मेराइन एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं चाहिए। तो इनको हम केवल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना, तो ये जो कुछ माइक्रो एलिमेंट्स होना चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और कुछ केटायंस जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है। और कुछ माइनर एलिमेंट जैसे मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट एंड वेलिडियम। तो ये कुछ एंजाइम्स चाहिए, सॉरी कुछ ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम ओलिगोट्रॉफिक कहते हैं। तो ये दो टाइप की कैटेगरी हो गई। अब हमारे यहाँ जो लैब में ग्रो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तो न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये जो मीडिया है, कल्चर मीडिया, इसको कहते हैं जैसे बेसिक मीडिया। तो बेसिक मीडिया में क्या होता है कि दिस इज जस्ट अ न्यूट्रिएंट अगार और न्यूट्रिएंट ब्राथ, है ना, दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। दूसरा आता है इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड में जो लास्ट में ईडी लगा है, इससे हम ये डी फॉर हम कह सकते हैं कि सॉलिड मीडिया होता है ये, क्योंकि इसमें दो कन्फ्यूज़न आते हैं, इनरिच्ड और इनरिचमेंट। तो जहाँ इनरिच्ड आ गया यानी कि सॉलिड मीडिया है, जहाँ मेंट लग गया लास्ट में वो लिक्विड मीडिया है, ठीक है। तो इनरिच्ड मीडिया, इनरिच्ड मीडिया में क्या होता है, थोड़ा सा इनरिच होता है वो। इसमें जैसे इनरिच्ड मीडिया होल ब्लड भी हो सकता है, ब्लड से इनरिच कर दिया, सीरम से इनरिच कर दिया, एक्स्ट्रा पेप्टोन से इनरिच कर दिया। तो पेप्टोन क्या देता है, नाइट्रोजन देता है ऑर्गेनिजम्स को। विटामिन से इनरिच कर दिया, ठीक है। तो जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फास्टिडियस पैथोजेंस हैं, जिनको ग्रो करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो दे रिक्वायर सम एक्स्ट्रा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ। इनरिच्ड मीडिया के बाद आते हैं, ओके, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। इनरिच्ड मीडिया में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, नाइसेरिया है, ओके, कुछ स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज हैं। तो ये इनरिच्ड मीडिया में ग्रो करते हैं। इसके अलावा जैसे ब्लड अगार है, ट्रिप्टोन सोया मीडिया है, ये भी इनरिच्ड मीडिया होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनरिच्ड के बाद आते हैं नेक्स्ट इनरिचमेंट मीडिया। तो इनरिचमेंट मीडिया मेंट यानी कि फ्लूइड हो गया। तो ये बेसिकली ब्रॉथ होते हैं, और इसमें फॉर एग्जांपल जैसे सेलेनाइट एफ ब्रॉथ है, ये एक इनरिचमेंट मीडिया है फॉर आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला। तो सेलेनाइट एफ ब्रॉथ फॉर आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला, ओके, फ्रॉम फीसिस एंड यूरिन। तो जब भी इनरिचमेंट इसलिए किया जाता है ताकि उसका जो कंसंट्रेशन है, जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, बाकी अनवांटेड जितने भी हैं उनका कंसंट्रेशन घट जाए। तो जब भी हम एक्सएलडी पर साल्मोनेला लगाते हैं तो उसके पहले हम इसको सेलेनाइट एफ ब्रॉथ पर लगा सकते हैं, ताकि हमें स्पेशली साल्मोनेला की ग्रोथ ही मिले और अनवांटेड जो हमें माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए वो नहीं मिले। इसके अलावा दूसरा होता है जीएन हाजना ब्रॉथ। तो जीएन हाजना ब्रॉथ फॉर शिगेला। इसके अलावा एल्कलाइन पेप्टोन वाटर फॉर विब्रियो कोलेरी। तो जीएन हाजना ब्रॉथ फॉर शिगेला, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर फॉर विब्रियो कोलेरी। इसके नेक्स्ट आते हैं हम सिलेक्टिव मीडिया पे। सिलेक्टिव मीडिया क्या करता है, नाम से पता है कि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स को ही ग्रो करने देता है, बाकी को ग्रो नहीं करने देता। तो इसके लिए कैसे वर्क करता है ये, कि इसमें हो सकता है कि हम कुछ एंटीबायोटिक्स डाल दें, तो वो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, बाकी को इनहिबिट कर देंगे और कुछ ही ग्रो कर पाएंगे, ओके।
इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ जैसे बाइल साल्ट वगैरह कुछ हम डाल दें, तो उससे क्या होता है कि जो एंटरिक बैक्टीरिया हैं वही ग्रो कर पाएंगे, बाकी जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक्सेल्डी अगार जो है वो स्पेशली सिलेक्टिव मीडिया है फॉर साल्मोनेला एंड शिगेला, क्योंकि इसमें बाइल साल्ट्स होता है ना। तो ये बाकी जो, क्योंकि फीकल मटेरियल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं तो बाकी को ग्रो करने से रोकता है, एक्सेल्डी आकार में बाइल साल्ट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कि यॉर्क बर्जलर मीडियम, यॉर्क बर्जलर मीडियम। तो यॉर्क बर्जलर मीडियम बेसिकली होता है कैम्पाइलोबैक्टर स्पीशीज़ के लिए, तो ये याद रखना है, यॉर्क बर्जलर मीडियम कैम्पाइलोबैक्टर स्पीशीज़ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, या तो आप उसमें पीएच इंडिकेटर डाल दो या फिर कोई डाई डाल दो, ठीक है। या फिर आप जैसे इसमें एग्जांपल है कि बिना डाई और बिना इंडिकेटर डाले भी, जैसे मान लो ब्लड अगार है तो हिमोलिसिस हो जाती है ब्लड अगार में, तो जो बैक्टीरिया हिमोलिसिस कर सकते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं नॉन हिमोलिटिक एंड हिमोलिटिक में, ठीक है। तो इसमें जैसे कुछ टीसीबीएस अगार है, तो टीसीबीएस अगार में ब्रोमोथाइमोल ब्लू डलता है, विच डिफ्रेंशिएट सुक्रोज फर्मेंटिंग एंड नॉन फर्मेंट सुक्रोज फर्मेंटिंग विब्रियो कोलेरी। तो जो विब्रियो स्पीशीज़ है उसमें जो फर्मेंटिंग और नॉन फर्मेंटिंग होते हैं वो टीसीबीएस अगार से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, इसमें ब्रोमोथाइमोल ब्लू डलता है। उसके बाद ब्लड अगार में हिमोलिटिक और नॉन हिमोलिटिक देखने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जैसे इसी में मैकॉन्ग की अगार भी आता है। तो मैकॉन्ग की अगार जो होता है वो ग्लूकोज फर्मेंटर यानी कि ग्लूकोज फर्मेंटर और नॉन ग्लूकोज फर्मेंटर ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफ्रेंशिएट करता है। इसके अलावा जैसे मान लो ग्लूकोज फर्मेंटेशन हुआ तो पिंक कॉलोनी बनेगी, ग्लूकोज नॉन फर्मेंटर हुए तो वाइट कॉलोनी बनेगी, जैसे साल्मोनेला ग्लूकोज नॉन फर्मेंटर है, ठीक है। एक्सएलडी है और डीसी है, ये कुछ अगार हैं जिसका यूज़ हम इसमें करते हैं। क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार इज एन एनरिच्ड सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम फॉर स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेंस। तो ये क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार का यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं ऐसे मीडिया पे। तो यदि हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स का ऐसे करना हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं बाय पुटिंग विटामिन, एमिनो एसिड्स, एंटीबायोटिक्स। मेंटेनेंस मीडिया क्या होते हैं, मेंटेनेंस मीडिया जस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स से हम इन बैक्टीरिया को मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया बेसिकली सेमी सॉलिड मीडिया होते हैं और ये स्पेशली ऑर्गेनिजम्स का ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वायरसेस के लिए भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मीडिया होते हैं। जैसे बैक्टीरिया के लिए देखें तो केरी ब्लेयर मीडियम और एमीज ट्रांसपोर्ट मीडियम, AMIES, एमीज ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये दो केरी ब्लेयर मीडियम और एमीज, ये ब्रॉथ फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कल्चर मीडिया। नाउ कम्स टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो सॉलिड मीडिया हो सकता है, इसके बाद सेमी सॉलिड मीडिया हो सकता है, फ्लूइड मीडिया हो सकता है। सॉलिड मीडिया का कंपोजिशन होता है 3% अगार और सेमी सॉलिड का कंपोजिशन होता है 0.4 to 0.5% अगार वेट बाय वॉल्यूम। सॉलिड मीडिया को स्लांट के फॉर्म में या फिर पेट्री डिश के फॉर्म में हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं। स्लांट फॉर्म में हम लॉन्ग टाइम तक बैक्टीरिया रख सकते हैं और प्लेट पर रखने के लिए हम इसमें कॉलोनी अपीयरेंस देखकर डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया का यूज़ होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज़ फॉर टू टेस्टिंग द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया। फ्लूइड कल्चर मीडिया जो होते हैं वो जैसे ब्लड कल्चर मीडिया वगैरह है, कुछ इनरिचमेंट मीडिया होते हैं जिसमें एंजाइम्स, विटामिन्स वगैरह जो है वो डले होते हैं और इससे हम जैसे डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, जैसे एल्कलाइन पेप्टोन वाटर है या क्रिस्टिनसन यूरिया ब्रॉथ है फॉर द डिटेक्शन ऑफ यूरियाज एक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे इसके बाद आते हैं इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया जैसे EMB है,
EMB में ई कोलाई की जो है पर्पलिश कॉलोनी विथ मेटेलिक शिन आती है। तो ये कुछ इंडिकेटर मीडिया होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि विच वन इज़ अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया। इसके बाद आते हैं कॉमन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो कॉमन इंग्रेडिएंट्स में पहला आता है पेप्टोन। पेप्टोन बेसिकली मीट, मिल्क और सोयाबीन मील का प्रोटीन पार्ट है, और ये प्रोटीन जो होता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेपेन से इसका क्लीवेज हो जाता है। हाइड्रोलिसिस होने पर ये बैक्टीरिया को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो जो नाइट्रोजन है उसके अलावा भी इस पेप्टोन में कुछ न्यूक्लिक एसिड्स फ्रैक्शंस, कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन्स जुड़े हुए होते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं मीट एक्सट्रैक्ट। तो मीट एक्सट्रैक्ट भी जो है ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। मीट एक्सट्रैक्ट एमिनो एसिड प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा कुछ मिनरल साल्ट्स और सल्फेट और फॉस्फेट भी या विटामिन्स भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे trypsin digested meat extract, that is also used, we can also use yeast extract। ठीक है, तो ये कल्चर मीडिया यूज़ होते हैं, जैसे XLD में, TCBS मीडियम में यूज़ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मिनरल साल्ट्स। तो साल्ट में जैसे मैग्नीशियम है, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, अदर एलिमेंट्स है ना, या फिर सल्फर, फॉस्फेट एज अ सोर्स ऑफ फास्फोरस, इनका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम सोडियम क्लोराइड का भी यूज़ करते हैं फॉर द साल्ट, एज अ साल्ट। अब इसके बाद आते हैं हम कुछ सॉलिड कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड अगार दो टाइप का अगर होता है। पहला तो इनलेस्ड मीडियम भी होता है ये, दूसरा ये डिफरेंशियल मीडियम भी होता है, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके हिमोलिटिक बैक्टीरिया और नॉन हिमोलिटिक बैक्टीरिया के बारे में। इनरिच्ड होता है ताकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। नेक्स्ट होता है डॉर्सेट एग मीडियम है। जैसे सॉलिड कल्चर मीडिया की बात कर रहे हैं, तो डॉर्सेट एग मीडियम बेसिकली मल्टीप्लाई करता है माइकोबैक्टीरिया को। नेक्स्ट है लोफ्लार सीरम मीडियम। लोफ्लार सीरम मीडियम कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए, क्योंकि जो कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया है वो वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स शो करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है लोफ्लास सीरम मीडियम, मतलब इसमें सीरम डला हुआ होता है। नेक्स्ट है मैकॉन्ग की अगार। मैकॉन्ग की अगार लैक्टोस फर्मेंटर और नॉन लैक्टोस फर्मेंटर को डिफ्रेंशिएट करता है, तो ये डिफ्रेंशिएटिंग मीडिया है। नेक्स्ट है, और ये मैकॉन्ग की स्पेशल यूज़ करते हैं एंटरबैक्टीरियसी फैमिली के लिए, और इसमें जो बाइल साल्ट डला होता है, बाइल साल्ट इनिबिट करता है बाकी अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को, और एंटरबैक्टीरियसी फैमिली को ही ग्रो होने देता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिएंट अगार। तो ये जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स डले होते हैं इसमें। इसके बाद आते हैं सेब्रॉड अगार। सेब्रॉड अगार जो होता है BOURAD, तो सेब्रॉड अगार जो होता है वो स्पेशली फंगस को ग्रो करने देता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लूइड कल्चर मीडिया। फ्लूइड कल्चर मीडिया में जैसे एल्कलाइन पेप्टोन वाटर है, क्रिस्टेंसिन, यूरिया ब्रॉथ है। एल्कलाइन पेप्टोन वाटर जो होता है वो इनरिचमेंट और ट्रांसपोर्ट मीडियम है फॉर विब्रियो कोलेरी। ओके, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर फॉर इनरिचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। क्रिस्टेंसिन यूरियस ब्रॉथ जो होता है वो क्रिस्टेंसिन यूरियस ब्रॉथ जो होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ यूरियस एक्टिविटी। तो ये प्रोटीएस में भी यूरियस एक्टिविटी में हेल्पफुल होता है। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ लिख देते हैं एक और चीज़, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। एल्कलाइन तो जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है उसमें ये भी आता है, केरी ब्लेयर मीडियम, एमिस ट्रांसपोर्ट मीडियम और एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। इसके बाद आते हैं एमिस ट्रांसपोर्ट मीडियम, जो कि सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया है। तो सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया में एमिस ट्रांसपोर्ट मीडिया आता है, जो कि ट्रांसपोर्ट मीडियम है फॉर द नेसेरिया गोनोरिया। नेसेरिया गोनोरिया। अब नेक्स्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। तो बहुत सारे मीडिया में कार्बोहाइड्रेट डला होता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए हम, तो मैकॉन्की में लैक्टोज डला होता है। TCBS अगार में जो है सुक्रोज डला होता है। उसके बाद डीऑक्सी चॉकलेट साइट्रेट अगार में भी लैक्टोज डला होता है। तो डीऑक्सी चॉकलेट साइट्रेट अगार और मैकॉन्की अगार दोनों लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर के लिए होते हैं, स्पेशली एंटरबैक्टीरियसी फैमिली के लिए।
TCBS सुक्रोज के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द विब्रियो स्पीशीज़, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विब्रियो स्पीशीज़। ठीक है। इसके अलावा जब शुगर का फर्मेंटेशन होता है तो कुछ इंडिकेटर से हम ये पता करते हैं कि कलर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इंडिकेटर का यूज़ करते हैं हम। साथ में उसमें गैस प्रोडक्शन भी होता है, तो गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है या हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका भी हम पता लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगार। तो अगार क्या होता है? अगार बेसिकली एक इनर्ट पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्ट है, और ये कहाँ से मिलता है? ये रेड पर्पल सी वीड्स, जिसको हम रोडोफाइसी स्पीशीज़ है, ये जो मेराइन स्पीशीज़ होती है यहाँ से मिलता है। ये रेड पर्पल सी वीड्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करता है एगेरोफाइट ग्रुप ऑफ एल्गी है, ये मेराइन एल्गी है ये। और इससे हमको पॉलीसेकेराइड एग्रोस 20% टू 75% मिलता है, और एग्रोपेक्टिन जो होता है वो 20 टू 25% मिलता है। ये बेसिकली एक इनर्ट मीडिया रहता है, और ये किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से रेजिस्टेंट रहता है। इसकी खुद की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं रहती है, पर फिर भी इस पर हम न्यूट्रिएंट्स मिला करके बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। तो दिस agar must be clarified and freed from pigments and substance toxic to bacteria। तो ऐसे सबस्टेंस से भी फ्री होना चाहिए जो कि बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक हो। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं जिसको रिमूव कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट है वाटर। तो वाटर तो सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन वाटर जो होता है वो डीआयोनाइज्ड होना चाहिए और डिस्टिल वाटर होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे जो नॉर्मल वाटर है, यदि हम इसको मीडिया प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे तो उसमें मिनरल क्वांटिटी हो सकता है ज़्यादा हो। नेक्स्ट ब्लड। जो ब्लड मीडिया बनाने के लिए हम ब्लड का यूज़ करते हैं, ब्लड अगार बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे ब्लड को हमें कैसे लेना है, उसके लिए हमें जो एनिमल है उसमें इस असेंबली को लगाना है। ये एक असेंबली होती है, और ये प्री स्टरलाइज्ड होती है। इसको ऑटोक्लेविंग करते हैं, क्योंकि इसमें एक ट्यूब भी रहती है, और ये ट्यूब लपेट करके इसमें गॉज होता है। गॉज के साथ एक ट्यूब छोटी होती है, एक ट्यूब बड़ी होती है। इस ट्यूब से एयर अंदर जाती है, इस ट्यूब से ब्लड एयर बाहर जाती है, और इससे ब्लड अंदर जाता है। ठीक है, तो ये ऑटोक्लेव होती है पूरी असेंबली, और इस असेंबली को जब ऑटोक्लेव करने के बाद ब्लड लिया जाता है तो डिफिब्रिलेटेड ब्लड लेना होता है। इस असेंबली में कुछ ग्लास बीड्स डले होते हैं, तो ब्लड लेने के टाइम पे इसको हमें पूरे टाइम हिलाते रहना चाहिए ताकि ब्लड क्लॉट नहीं हो, डिफिब्रिलेट हो जाए। दूसरा ये मेथड हो सकता है कि इसमें हम ऑक्जिलेट या साइट्रेट डालें, जो कि एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, और वो एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों तरीके से ब्लड ले सकते हैं, या तो हम डिफिब्रिलेशन करें बाय ग्लास बीड्स, या फिर हम एडिशन ऑफ साइट्रेट एंड ऑक्जिलेट करें। तो ये कैसे करते हैं? डिफिब्रिलेटेड ब्लड इसमें लेते हैं बाय जुगुलर वेन वगैरह या फिर ईयर वेन से। अब कितना कितना कैसे कैसे लेते हैं देखो। तो ऑक्जिलेट कितना डालेंगे? अगर ऑक्जिलेट या फिर साइट्रेट डालते हैं तो ऑक्जिलेट डालते हैं 10 ml ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। ओके, 10 ml ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल पोटेशियम ऑक्जिलेट पर लीटर ऑफ ब्लड। न्यूट्रल पोटेशियम ऑक्जिलेट पर लीटर ऑफ, 1 लीटर में केवल 10 ml डालेंगे, वो भी 10% वेट बाय वॉल्यूम का। अगर साइट्रेट डालना है तो साइट्रेट डालते हैं 60 मिलीग्राम पर 10 ml ऑफ ब्लड। 60 मिलीग्राम पर 10 ml ऑफ ब्लड। ये तो हो गया एंटीकोगुलेंट। अब हम जो ब्लड है, यदि ईयर वेन से स्मॉल एनिमल में से लेना है तो ईयर वेन से ले सकते हैं 20 टू 30 ml। यदि रैबिट से लेना है तो 50 ml पर केजी बॉडी वेट ले सकते हैं, 50 ml पर केजी बॉडी वेट। शीप से लेना है तो शीप से भी हम ले सकते हैं 50 टू 100 ml के आसपास। इसके अलावा जो स्टेराइल ब्लड होता है उसको हमको 5 टू 10 ml के एलिकोट्स बना लेना चाहिए अलग अलग, और रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। और इसको डीफ्रीज नहीं करना है, या फिर इसको
0 डिग्री पे नहीं रखना है, क्योंकि जो आइस होता है वो आरबीसी को डैमेज कर देगा। तो जो 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो सफिशिएंट है, इस पे रखना चाहिए। और इसे हम लगभग 2 महीने तक रख सकते हैं। यदि किसी भी टाइप का कंटामिनेशन दिखता है तो इस कंटामिनेशन वाले जो एलिकोड्स हैं अलग अलग, उसको रिमूव कर सकते हैं। इसलिए एक फ्लास्क में नहीं रखा जाता, अलग अलग एलिकोड बनाए जाते हैं। इसके बाद ह्यूमन और इस अदर एनिमल्स का ब्लड इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि इसमें हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स हों, और एंटीबायोटिक्स कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के ग्रोथ को डिमिनिश करेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम करेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि ब्लड में ग्लूकोज मिलता है, तो जो बैक्टीरिया ग्लूकोज अनसुटेबल होता है दोज बैक्टीरिया के लिए, तो वो उनके लिए भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये देखना चाहिए कि ग्लूकोज तो नहीं है। इसके बाद में देखना चाहिए कि हेपेटाइटिस वायरस वगैरह या फिर ह्यूमन रेट्रोवायरस वगैरह ये तो नहीं है ना। तो पूरी स्क्रीनिंग करने के बाद ही ब्लड लेना चाहिए। ब्लड के बाद आता है सीरम। तो सीरम जो होता है वो ना तो ऑटोक्लेव किया जाता है, ना हॉट एयर ओवन में रखा जाता है, ना कुछ भी नहीं। मतलब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम फिल्ट्रेशन करते हैं। सीरम और एक और है एंटीबायोटिक्स। तो सीरम और एंटीबायोटिक्स का सिड्स फिल्टर से फिल्ट्रेशन करते हैं, और फिल्टर करके इसको 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है। तो ये भी जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स और एंटीबायोटिक्स इसमें भी हो सकते हैं सीरम में, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो डिफिब्रिनेटेड ब्लड जो होता है वो 5% ऐड करते हैं 100 ml ऑफ टू मेक 100 ml ऑफ अगार। तो 95 ml अगार लेते हैं और 5 ml जो होता है ब्लड लेते हैं, तब जाकर ये 5% डिफिब्रिनेटेड ब्लड से ब्लड अगार बनता है। ये याद रखना है।